बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं नाइला वीर हूँ। आप यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। नाज़रीन, खैबर पख्तूनख्वा में 8 खरब की मादनियात के ऊपर अमेरिका की नजर है और ये नजर आज से नहीं है। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के जो हालात हैं, कई इलाकों में गवर्नमेंट की रिट नहीं है, रात को लोग सफर नहीं कर सकते। बलूचिस्तान के हालात आपके सामने हैं कि वहां तो हुकूमत की रिट बिल्कुल खत्म हो चुकी है, रास्तेदारों की रिट खत्म हो चुकी है और वहां के जो लोग हैं, एक तो जो जबरी तौर पर लोगों को लापता कर दिया जाता है, उनके वसाइल के ऊपर कब्जा किया जाता है, तालीम और सेहत से रोजगार से उनको दूर रखा जाता है और ये जो महरूमियां हैं लोगों को फिर बंदूक उठाने पे मजबूर करती हैं और फिर उसके बाद वो रियासत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। आज भी आप देख लीजिए कि हफ्ता 10 बल्कि 10 दिन से भी ज्यादा हो गए, इस्लामाबाद में सड़कों के ऊपर गर्मी में, धूप में, बारिश में बलोच खवातीन बैठी हुई हैं अपनों की तस्वीर उठाकर कि जो हमारे अपने इस रियासत ने लापता कर दिए हैं जबरी तौर पर। वो लोग कहाँ हैं? 10, 15, 20 साल हो गए। लोग इंतजार में, कोई बूढ़ी माँ जो है वो अपने बच्चे के इंतजार में है, कोई बीवी अपने शोहर के इंतजार में है और कोई मासूम बच्चे जो है वो अपने बाप के इंतजार में हैं कि वो कहाँ है, हमें बताया जाए। और इन लोगों का ये मुतालबा है रियासत से, जबकि रियासत बेहिसी का मुजाहरा कर रही है। रियासत को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, यानी कि स्टेट के अंदर ही एक स्टेट बना रखी है इस वक्त। मुल्क के जो करता धरता है उन्होंने, उनको इस मुल्क की कोई फिक्र नहीं है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है, वहां पे गवर्नमेंट की रिट नहीं है। उनको कोई फिक्र नहीं है कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो हालात आपके सामने हैं, पश्तून बेल्ट जो है, जिस तरह से उन लोगों के साथ सलूक किया जा रहा है, जो पैगाम बलोचों को दिया गया इस्लामाबाद में कि भाई हमें तो आपकी कोई फिक्र है ही नहीं, उल्टा जब पुराने लोग यहाँ पे मुजाहरा खवातीन कर रही हैं उनके अंदर ऐसे ऐसे गुंडों को, एजेंट्स को भेज दिया जाता है कि जो वहां जाकर जो है वो इसे हाल फैलाएं और ये साबित किया जाए कि ये शरपसंद लोग हैं। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कल जो तीरा में इंतहाई अफसोसनाक सानहा पेश आया। 7 मासूम निहत्ते पाकिस्तानी हमारे जो वहां पे पख्तून भाई हैं, बच्चे वहां पर शहीद हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहां पर जो फायरिंग की है, उससे पहले क्या हुआ था कि एक घर के ऊपर मार्टर गोला लगा, इससे पहले ड्रोन हमले होते हैं और मासूम बच्चे वहां पर शहीद हो जाते हैं। क्या ये लोग दहशतगर्द हैं? कौन इस बात को मानेगा कि ये लोग जो है वो दहशतगर्द हैं? मासूम बच्चे तो उनकी जब जान ले ली जाती है तो उसके बाद फिर एक इन्होंने पूरा मार्च किया, एहतजाज किया। अब मुख्तलिफ इस हवाले से जो है, एक तो देखें वीडियो सोशल मीडिया का दौर है वो भी सामने आ रही हैं, लेकिन इसके ऊपर डॉन न्यूज की भी स्टेटमेंट आई है, एक रिपोर्ट आई है। फिर शाहिद अफरीदी साहब जिनको लॉन्च किया गया वो क्या फरमा रहे हैं। फिर एक जिरगा वहां पर हुआ है और ये जो मामला है आप देखें कि इस वक्त रियासत खैबर पख्तूनख्वा हमसे अलग तो नहीं है, बलूचिस्तान हमसे अलग तो नहीं है, लेकिन इस वक्त वहां जो हमारे पख्तून भाई हैं, रियासत उन्हें क्या पैगाम दे रही है? क्या आपको लगता है कि इस तरह से दूरियां नहीं बढ़ेंगी, इस तरह से नफरती परवाह नहीं चढ़ेंगी सिर्फ इसलिए कि आपने अमेरिका से डॉलर लेने हैं, आपने अपने मासूम बच्चों को, औरतों को, बूढ़ों को शहीद करना है और आपने कहना है कि यहाँ पे दहशतगर्दी है, आप हमें सपोर्ट करें तो हम आपको मादनियात भी दे देंगे। और ये जो सिलसिला है ये मुशर्रफ दौर में, जब आपको याद होगा कि बाकायदा एक्सेस दी गई थी एजाज सैयद सीनियर साफी, मैं इनकी इस बात से बिल्कुल मुतफिक हूँ और आप सब भी मुतफिक होंगे कि उस जो है रेमंड डेविस, ब्लैक वाटर और फिर इसके साथ और लोग फिरा करते थे यहाँ पर जो एक्सप्लोर कर रहे थे मादनियात को, और हमारे इदारों को पता ही नहीं चला कि यहाँ पर हो क्या रहा है। पीपल्स पार्टी की पाकिस्तान में हुकूमत थी, एबटाबाद में ऑपरेशन करके चले गए, बाद में जरदारी को कॉल की गई और जरदारी साहब आगे से मुबारकबाद पेश करते हैं तो उनको अमेरिका की जानिब से कहा गया था, हमने तो सोचा आप कोई गिला शिकवा करेंगे कि आपके मुल्क के अंदर आके हमने हमला कर दिया, हमने जो है वो खिलाफ वर्जी कर दी सरहदों की और हम ऑपरेशन करके वहां से चले भी गए, आपको हमने बताया ही नहीं और ना ही आपको पता चला। तो उल्टा जरदारी साहब आगे से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी और रेमंड डेविस जिसने 2 लोगों को कत्ल किया था, कहा यह जा रहा था कि वो उसकी सर्विलेंस कर रहे थे, उसका पीछा कर रहे थे, क्योंकि जाहिर है वो पाकिस्तान के अंदर जिन मकासद के लिए आए हुए थे तो वो आज आपके सामने आ रहे हैं ना कि मादनियात का भी उनको साथ साथ पता चला। दहशतगर्दी एक बहाना था। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में इतने कुदरती वसाइल मादनियात हैं कि हमारी आने वाली नस्लें में जो है ना उनको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, मगर उनके ऊपर कब्जा है। कुछ तो हमारे अपना जो एक अशराफिया माफिया और कब्जा ग्रुप है इस मुल्क के अंदर, उनका कब्जा है और बैरूनी जो ताकतें कुव्वतें उनकी भी नजर है।
اور معدنیات کے اوپر امریکہ کی بھی نظر ہے. جس طرح زلنسکی کو سپورٹ کیا امریکہ نے رشیا کے خلاف، ہتھیار بھی دیے اور اس کے بعد پھر کہا کہ بھئی اب آپ ہمیں معدنیات دو نا. یہ پاکستان میں بھی ہمارے جرنیلز جس طرح سے مشرف نے ایکسس دیا باقاعدہ ان کو، اور اس کے بعد یہ تمام تر چیزیں یہاں پر ہوئی ہیں اور آج بھی حالات آپ کے سامنے ہیں. ظاہر ہے پاکستان کے اوپر ان کی نظر ہے، قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جہاں معدنیات ہیں، قدرتی وسائل ہیں، تو ہم پاکستانی، ہمارے ہاتھ میں تو اور کچھ نہیں بجائے اس کے کہ ہم اس کے اوپر بات کر سکیں، ہم آواز اٹھا سکیں. لیکن آج پوری قوم یہ جانتی ہے کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے. اس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور ریمنڈ ڈیوس کو باحفاظت یہاں سے واپس کیا گیا، جبکہ 2 بندوں کو اس نے قتل کیا تھا. اور یہ بھی نہیں کیا گیا جی کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی، جن کے اوپر امریکہ یہ الزام لگاتا ہے کہ انہوں نے جب ان سے انویسٹیگیشن ہو رہی تھی تو امریکن 2 آفیشلز نے ان سے بندوق چھینی اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی نے ان کو گولی مار دی اور پھر 2 لوگ زخمی ہو گئے. نہ وہ زخمی سامنے آئے، جھوٹی وہ کہانی جو ہے وہ پیش کی گئی. لیکن اتنی جرأت ان میں نہیں ہوئی کہ قوم کی بیٹی ہے، آپ ریمنڈ ڈیوس کو واپس کر رہے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ڈاکٹر عافیہ صدیقی بھی تو واپس کریں. مگر نہیں، ان کو کیا ضرورت ہے جی. تو جی اسی طرح سے اب یہ جو آگ لگی ہوئی ہے بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، جس طرح کے یہ حالات ہیں اس وقت، یہ انتہائی تشویشناک ہے. ڈان اس حوالے سے لکھ رہا ہے کہ 7 lives lost as protestants violent in تیرا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جو وہاں پہ مظاہرین تھے تو جب وہ پتھراؤ وغیرہ کر رہے تھے، وائلنس کر رہے تھے، تو اس وقت جو ہے اس طرح سے ہوا ہے. مقامی لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیکورٹی فورسز نے گولیاں چلائی ہیں. شاہد افریدی صاحب آگے، ان کو لانچ کیا گیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرا میں پورا مظاہرین پر شر پسند عناصر کی بلا اشتعال فائرنگ قابل مذمت ہے. تیرا کے غیور اور محب وطن پاکستانیوں نے وطن کے لیے کبھی قربانی دینے سے دیگ نہیں کیا. امید کرتا ہوں کہ شر پسندوں کو جلد کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اب دیکھیں ساری دنیا مان لیتے کہ یہ شر پسندی تھے نا، اگر اپنی آنکھوں سے لوگوں نے نہ دیکھا ہوتا کل ویڈیوز میں گولیاں چلانے والے کون تھے. پھر اس کے بعد تیرا واقعہ ضلع انتظامیہ اور پاک فوج کا قبائلی ماہدین سے جرگا ہوا جی. واقعے کی تحقیقات قانون کے مطابق کاروائی ہوگی. شہداء کے لواحقین کو 15 لاکھ، زخمیوں کو 2 لاکھ روپے کی امداد. زخمیوں کا علاج ریاستی خرچ پر ہوگا. 15 لاکھ تو کسی کی جان کی قیمت نہیں ہو سکتی. خیبر پختونخوا حکومت کا تیرا واقعہ پر گہرے رنج اور افسوس کے اظہار. وزیر اعلیٰ علی مین گنڈاپور کا شہداء کے لیے 1 کروڑ، زخمیوں کے لیے 25 لاکھ روپے فیکس جو ہے وہ اعلان انہوں نے کیا ہے. اور آج انہوں نے قبائلی مشران اور عوامی نمائندے ان پر مشتمل ایک جرگہ پشاور جو ہے وہ طلب کر رکھا ہے علی مین گنڈاپور صاحب نے. اور جی ابھی خان صاحب کے حوالے سے بھی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ اسلام آباد جیل جو تیار ہو رہی ہے وہاں پر منتقل کیا جا رہا ہے. ایک صاحب جو ہے حسن ایوب صاحب، وہ یہ بھی دعویٰ کر رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی حکومت گرائی جائے گی. تو اس حوالے سے جو بات کی ہے مراد سعید نے بھی، وہ بڑا خوبی سمجھتے. لیکن اس سے پہلے میں آتی ہوں، عمران ریاض خان نے جو ہے یہ شاہد افریدی کو کہا ہے جی کہ جس پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شرپسند عناصر تھے اور انہوں نے وہاں پہ فائرنگ کر دی ہے. تو اس پہ کہہ رہے ہیں کہ تمام مقامی ذرائع بتا رہے ہیں کہ فائرنگ سیکیورٹی فورسز نے کی ہے اور یہ صاحب پھر پختونوں کے خون پر گمراہ کرنے آ گئے. سچ بولیے اور سچ کا سامنا کیجیے افریدی صاحب. یہ ان کو کہہ رہے ہیں عمران ریاض صاحب. اسی طرح سے جی ان کو آئینہ تو لوگ دکھا رہے ہیں لیکن انہوں نے سننا ہے نہیں ہے. اب مراد سعید صاحب نے بھی اس حوالے سے یہ بات کی، انہوں نے کہا ہم بھلے اپنے علاقوں میں لاکھوں کی تعداد میں نکلیں لیکن ڈالری جنگ کی خواہش رکھنے والے آپریشن کا ارادہ کر چکے ہیں. خیبر پختونخوا کی عوام اب آپ کو کسی بھی ملٹری آپریشن کی اجازت نہیں دے گی. یہ تو شاید خٹک کہہ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاں ان کی بات آئے گی وہاں آپ کو پختون قوم سفید جھنڈے تلے متحد نظر آئے گی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے پرام سیاسی ورکرز کو تو آپ 10 منٹ میں نکال لیتے ہیں. سوال تو یہی بنتا ہے نا کہ پی ٹی آئی کا کون سا کارکن کہاں پہ بیٹھا ہوا ہے جن سے فوراً جا کے گھر سے اس کو گرفتار کر کے لے آتی ہیں. کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ دہشت گرد کہاں پر بیٹھے ہیں، ان کو بھی آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے؟ یا پھر بہت سارے یہاں پہ سوالات تو جنم لیتے ہیں کہ دہشت گرد ہیں بھی یا نہیں ہیں، یا یہ سب کیا ہے، ڈرامے ہیں امریکہ کو دکھانے کے لیے ڈالرز کی خاطر ہے. وہ چیزیں جو ہم سنتے تھے یقین نہیں کرتے تھے، آج سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. عمران خان کا بڑا احسان ہے اس قوم کے اوپر، اسے سارے پردے ہٹا دیے اور سارے جو چہرے ہیں نا ان کو عیاں کر دیا. پتہ چل گیا ہے کہ بھائی کون کیا کر رہا ہے اور ہو کیا رہا ہے اصل میں. اب آپ دیکھیے کہ جی اس میں مراد سعید صاحب کی میں آپ سے بات کرتی کہ مراد سعید صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی 5 ماہ قبل خیبر تیرا اور شمالی وزیرستان میں آپریشن کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کی صوبائی حکومت اپنے صوبے کے حالات اور عمران خان کی پالیسی کے مطابق اجازت نہیں دے رہی.
लिहाजा इस मकसद के हुसूल के लिए अगले एक आध माह में अरकान सूबाई असम्बली को नायल करके हुकूमत तब्दीली का भी फैसला किया गया है, क्योंकि आलमी ताकतों से पख्तूनख्वा के वसाइल के हवाले से की गई कमिटमेंट और कब्जे पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। इसीलिए अब ये साफ़ी साहब ये फरमा रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं जी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का फैसला हो चुका है कि गिराई जाएगी। हसन निसार साहब फरमा रहे हैं कि इंतजार की घड़ियां खत्म, खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की सूबाई हुकूमत का जाना ठहर गया। ये नहीं, अली अमीन गंडापुर का साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होने का वक्त हुआ चाहता है, जबकि दूसरी जानिब रावी इस वक्त चेन ही चेन लिख रहा है। रावी को भी मजा आ जाएगा जिस तरह के हालात जो है ना ये हो रहे हैं। आप देखें खैबर पख्तूनख्वा में अवाम ने वोट दिया ही नहीं है, आपने पीटीआई की मखसूस नशिस्तें तक छीन ली, आपने अपने सेनेटर्स तक मुंतखब वहां पे करवा लिए और गवर्नमेंट की वहां पे रेट है ही नहीं है। दहशतगर्दी है कि उसको आप काबू करना ही नहीं चाहते, आप कर रहे ही नहीं है, क्योंकि आपने अमेरिका को ये दिखाना है कि भाई यहाँ पर हालात इस तरह के, हमें पैसा चाहिए, आपकी मदद चाहिए, तभी तो जाके हम आपको मदद दे सकेंगे ना। सवाल ज़हन में ये आता है कि क्या ये मुल्क किसी के बाप की जागीर है कि आप अपने फैसले करेंगे? अवाम को क्या फायदा होगा? पाकिस्तान अमेरिका को फायदा होगा, पाकिस्तान के अवाम को क्या जो है वो फायदा होगा इन चीजों का? ये भी तो आप बताएं। इमरान खान ही वो लीडर है कि जो ड्रोन हमलों के भी खिलाफ है, ऑपरेशन के भी खिलाफ है, उसने हमेशा अपनी हुकूमत होते हुए एहतजाज भी किया। खान साहब आज भी मजम्मत कर रहे हैं। आपने देखा होगा, ये तारीख गवाह है कि जब भी वफाक में नून लीग और पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आती है, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के हालात इंतहाई खराब हो जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मासूम पख्तूनों का किस तरह से खून बहाया जाता है और रियासत उनको क्या पैगाम दे रही होती है, बलोचों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। हमारा मुल्क खुदा ना से इस वक्त टूटने के दहाने पर है, क्योंकि जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये लोग पागल हो चुके हुए हैं। इनका जो ज़हन है ना वो काम नहीं कर रहा, वरना कोई भी इस तरह से जीता जागता इंसान जिसको मुल्क के साथ कोई प्यार हो, जिसको अपने इक़्तिदार की फिक्र ना हो, जो आज़ाद हो बैरूनी कुव्वतों की गुलामी से, वो इस तरह का फैसला नहीं कर सकता, क्योंकि ये कमिटमेंट्स करके आ चुके हैं। इसीलिए ये इस तरह की बातें करें। जी खान साहब के वाले से बात की जा रही है कि उनको मुनीर फारूक भी कह चुके हैं और वफाकी वजीर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी भी तस्दीक कर चुके हैं कि इस्लामाबाद जेल की तामीर मुकम्मल होने वाली है, जिसके बाद इमरान खान को डेला जेल से इस्लामाबाद जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। और इनका कहना है कि वहाँ पर मुनीर फारूक साहब फरमा रहे हैं कि खान साहब को जेल से बाहर तो नहीं निकाला जाएगा, लेकिन ये किया जाएगा कि उनको जो सख्तियाँ उनमें कमी हो सकती है और कुछ बेहतर सहूलियात उनको दी जा सकती हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि जी उनको कोई इंसाफ होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखिए, इनको इंसाफ होता नजर नहीं आ रहा, मतलब इनको पहले से पता है ना, क्योंकि बड़े साहब जो बैठे हुए उन्होंने बताया हुआ है इन टाउटों को कि आप बताओ आगे, अब बात करो कि जजेस हमारे कंट्रोल में है, जरा हमारी मर्जी के खिलाफ तो फैसले नहीं ले सकते। तो ये तभी जो है ना इस तरह की बातें कर रहे हैं कि खान साहब को इंसाफ तो नहीं मिलना, वो जेल से बाहर तो नहीं आ सकते। लेकिन यह है कि इस वक्त मुल्क का हर सेगमेंट जो है ना, लोग तंग आए हुए हैं इस हुकूमत से, जिद्दियत से, फस्तायत से जो है वो लोग अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। आप देखेंगे कि लोग किस तरह से निकलते हैं। अच्छा जी, ये आपको पता होगा कि इसमें पहले भी बात हो चुकी है, जनरल कोरेला, जिसे पाकिस्तान के खिलाफ जो जितना बड़ा काम करेगा ना उसको उतना बड़ा एजाज दिया जाएगा। इसे सदर साहब जो हैं फार्म 47 के, पाकिस्तान ने अमरीकी सेनेट कौम के सरबराह जनरल कोरेला का निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया। जनरल कोरेला को उनकी शानदार खिदमात और पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान देर पर फौजी तावन, क्योंकि पाकिस्तान में जो रजीम चेंज हुआ था इमरान खान साहब के खिलाफ, वो इसी शख्स का किरदार था। और इस हवाले से मलिहा लोधी भी कहती हैं कि आपको इल्म नहीं है कि ये इसराइल के पसंदीदा अमरीकी जनरल में है और अमरीकी फौज में सबसे ज्यादा प्रो इसराइल नवाज जनरल समझे जाते हैं। अमरीकी मीडिया इन्हें गजा पर इसराइल की जंग में अमरीकी फौजी मदद की निगरानी करने का क्रेडिट देता है। वो ईरान पर इसराइली हमले की भी हामी रहे हैं और जाहिर है पाकिस्तान को इतना नुकसान पहुंचाया। मौजूदा जो रजीम है इस वक्त, सारे चोर डाकू डफर अलायंस जिस खान साहब कहते हैं, मुल्क पर इस वक्त जो कब्जा जमाए बैठे हैं, ये इसी जनरल की करामात हैं कि इसने पाकिस्तान के अंदर जो रजीम चेंज था, अमेरिकन जो CIA थी, वो पूरी उन्होंने मिलकर पाकिस्तान के अंदर ये जो इनके यहाँ पर एजेंट्स हैं, जरदारी टाइप और नवाज शरीफ टाइप और बाकी जो भी पूरा एक सिस्टम है, इनकी पूरी मदद की है इस सिस्टम को यहाँ पर जो फसायत और जुल्म का और जबर का जो निज़ाम है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद रखती हूँ कि बहुत जल्द कौम को इससे रिहाई मिलेगी, आज़ादी मिलेगी, क्योंकि ये कौम अब बहुत तंग आ चुकी है, सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है।
اور جس طرح سے اس وقت موبلائزیشن جاری ہے، عوام جس طرح اس ظلم فسطائیت کے بعد بھی نکل رہی ہے، جس طرح سے لوگ موٹیویٹڈ ہیں، مجھے یقین ہے کہ لوگ ان کو گریبانوں سے پکڑ کے نکالیں گے گھروں سے باہر، اور صفایا ہوگا اس گند کا۔ 78 سال سے جو ایک ظالمانہ نظام رائج ہے اس ملک کے اوپر، اس سے ہمیں انشاءاللہ چھٹکارا ملے گا۔ قوم کھڑی ہے، قوم تیار ہے، ایک لیڈر بھی اس قوم کو میسر ہے جو اڈیالہ جیل کے اندر اس وقت بیٹھا ہے، اور انہوں نے کل ہی پیغام دیا، صاحبزادہ حامد رضا نے آ کر بتایا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی جنگ لڑوں گا۔ عمران خان کہہ رہا ہے کہ بتا دیں قوم کو جا کے کہ میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا، میں آپ کی لڑائی آخری سانس تک لڑوں گا، لہٰذا آپ بھی کھڑے ہو جاؤ، آپ بھی متحد ہو جاؤ۔ یہ صرف دیکھیں پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کی بقا، پاکستان کی سالمیت کا مسئلہ ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان کی بقا اور سالمیت کو خطرہ ہے اس سسٹم سے۔ آپ بلوچستان کو دیکھیں، آپ خیبر پختونخوا کو دیکھیں، پنجاب کے حالات آپ اس وقت دیکھیں، آپ آزاد کشمیر کو لے لیں، آپ گلگت بلتستان کو لے لیں، آپ سندھ کو لے لیں۔ اس وقت پورا پاکستان 50 لاکھ لوگ ملک چھوڑ گئے، بہت لمبی کہانی ہے، ویلاگ لمبا ہو رہا ہے، میں زیادہ بات نہیں کروں گی۔ آپ سب چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اجازت دیجیے آپ۔